बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल एक मुतालबा रहा है कि 9 मई की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और ये इंडिपेंडेंट कमीशन इस बात का तयन करे कि क्या 9 मई को के वाक़यात के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं। और तहरीक इंसाफ इसको चूँकि एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करार देती रही है और अभी भी देती है। अभी भी PTI के रहनुमा टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के कहते हैं ये तो एक ड्रामा था, एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब इसकी तहकीकात, और कहते हैं कि इसके लिए आप तहकीकात करा लें, आज़ाद तहकीकात कमीशन बना लें। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा माना नहीं गया कि इसके लिए कोई कमीशन बनाया जाए। जो लोग तहरीक इंसाफ के पकड़े हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के चालान तैयार हैं, कुछ के जमा हो रहे हैं, सज़ाएँ शायद अभी किसी को नहीं हुई, कुछ बरी भी हो रहे हैं। जो लोग इसमें बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है कि वो अब इसके लिए एक बाकायदा अमली तौर पर कदम उठाने जा रहे हैं। वो क्या कदम है, क्या तहरीक इंसाफ करने जा रही है, इस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें उससे ज़रा पहले डिस्कस कर लूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़, 2-3 चीज़ें, ख़बरें आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए, एक ख़बर तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने सदर बनते ही एक पहले पाक लेन रेफरेंस में सदारती इस्तिस्ना मांग लिया और फिर आज ठट्ठा वाटर सप्लाई वाला जो केस है उसमें भी उन्होंने इस्तिस्ना मांग लिया, सदारती इस्तिस्ना, कि जी चूंकि वो सदर हैं इसलिए उन पर ये इंक्वायरी नहीं हो सकती, उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है। ये बाकायदा अदालत में जमा करा दिया गया है बयान। पाक लेन रेफरेंस एक कंपनी जरदारी साहब ने बनाई, फिर उसकी सब कंपनियां बनाई गई। उन कंपनियों ने इस कंपनी के लिए मुबैना तौर पर कर्जा जात लिए और वो कर्जे जो हैं वो फिर ये कंपनी हड़प कर गई। तो इस पर ये जो फेक अकाउंट्स कमेटी, फेक अकाउंट्स की जो तहकीकात हुई थी, रेफरेंस बनाया गया था, उसमें ये मामला भी आया था। तो अब वो चूंकि तहकीकात अभी तक चल रही थी तो जरदारी साहब ने उस पर इस्तिस्ना मांग लिया है कि मैं चूंकि सदर हूं, सदर पर तहकीकात नहीं हो सकती, इसलिए अब इसको, इस मामले पर ना उनको तलब किया जा सकता है ना इंक्वायरी हो सकती है, तो सदारती इस्तिस्ना दिया जाए। ये पहले उन्होंने सदर बनते ही 2-4 दिन में कर लिया था और आज एक ठट्ठा वाटर सप्लाई स्कीम है उसके हवाले से भी इन पर तहकीकात चल रही थी कि उसमें भी करप्शन हुई है, तो उस पर भी इन्होंने कहा कि सदारती इस्तिस्ना हासिल है। आपको पता है कि जो शख्स गिल्टी नहीं है या जिसने करप्शन नहीं की है वो तो कहेगा कि भाई मैं कोई सदारती इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, मेरे पर ये स्टिग्मा ख़त्म किया जाए, ये तहकीकात करें, मुझ पर ये दाग ख़त्म करें, ये करप्शन का जो मेरे माथे पर दाग लगाया गया इसको ख़त्म करें, मुझे इससे साफ़ करें। जैसे एक रेफरेंस भुट्टो साहब के लिए भेजा कि भाई उनके माथे पर जो कातिल का स्टिग्मा लगा हुआ है इसको ख़त्म करें। इसी तरह जरदारी साहब को ये चाहिए था कि वो कहते हैं कि अदालतें, बल्कि वो दरख्वास्त दायर करते हैं कि सदर बन गए हैं आसिफ जरदारी साहब, अब वो जल्द से जल्द इस केस को निपटाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक सदर के ऊपर ये दाग नहीं होने चाहिए और इसलिए इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ये दरख्वास्त आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, दरख्वास्त आई है कि उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उनके खिलाफ कोई तहकीकात ना की जाए, कोई कार्रवाई ना की जाए। तो आपको याद होगा कि जब पहली मरतबा सदर बने थे आसिफ जरदारी, उस वक्त भी बहुत कोशिश की गई कि इनके जो स्विस रेफरेंसेज हैं या स्विस केसेस हैं वो खुल जाएं, और उसके लिए इफ्तिखार चौधरी ने वज़ीर आज़म से कहा कि स्विस हुकूमत को ख़त लिखें, लेकिन वज़ीर आज़म ने ख़त लिखने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म घर चले गए। उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है इससे उनके खिलाफ किसी भी किस्म की इंक्वायरी लॉन्च नहीं की जा सकती और मैं ख़त नहीं लिख सकता। और आइनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म समझते थे कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनको सज़ा हुई, उन्होंने घर जाना कबूल किया, लेकिन आसिफ जरदारी के खिलाफ वो फिर स्विस रेफरेंस खुल नहीं सका था। और इसी तरह से अब ये मामला है। तो अब हमें समझ आती है कि क्यों सदर बना जाता है, क्यों वज़ीर आज़म बना जाता है, क्यों हुकूमत में आ जाता है। आपको याद होगा कि हमें कहा जाता है कि PDM की हुकूमत बनी थी, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे, उन्होंने कहा कि जी हमने इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की, यानी हम इसलिए हुकूमत में आए थे कि हम मुल्क की मईशत को बताना चाहते थे, डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाहते थे। लेकिन असल बात यह है कि अपने केसेस को ख़त्म करना चाहते थे और PDM की हुकूमत बनते ही जिस तेज़ी के साथ केसेस ख़त्म हुए, FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस ख़त्म हुआ, नैब के रेफरेंसेस ख़त्म हुए, जिस तेज़ी के साथ मुख्तलिफ केसेस ख़त्म हुए, फिर मरीम नवाज़ के केसेस ख़त्म हुए, फिर नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हुए, तो जिस तेज़ी के साथ ये रेफरेंसेस ख़त्म हुए उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हुकूमत में आने का बुनियादी मकसद क्या होता है। और ये नहीं था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत में आए थे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत बनाई ही इसलिए थी ताकि अपने केसेस को ख़त्म कराया जा सके। तो आज जरदारी साहब भी वही कर रहे हैं।
और दोबारा हुकूमत बनी है तो जो शरीफ फैमिली के लोग रह गए थे उनके अब केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि हसन और हुसैन नवाज पीडीएम की हुकूमत में नहीं हो सके थे तो अब हो गए। तो चलिए जो बचे खुचे लोग हैं उनके अब हो रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि ये हुकूमत में आने का बुनियादी मकसद क्या होता है। एक ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ख़बर छोड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि जी पहले उन्होंने कहा कि इनको बुलाया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को पार्लियामेंट में बुलाया जाए और पार्लियामेंट में बुलाकर उनसे पूछा जाए कि तुम होते कौन हो हुकूमत को ख़त्म करने वाले। फिर अगले प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे डांट पिलाई गई है या मुझे धमकी दी गई है कि ख़बरदार इस तरह की बातें की, ये तुम क्यों बातें कर रहे हो। अब यही सवाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हुआ है तो उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि जनाब कमर बाजवा साहब को और जनरल फैज़ को पार्लियामेंट में बुलाया ही नहीं जा सकता। उनको तो उनके लिए कोई कानून यानी किसी को पार्लियामेंट में बुलाकर ये कानून मौजूद नहीं है कि उससे पूछा जाए। हालांकि पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाया जा सकता है, किसी भी शख्स को बुलाया जा सकता है। तारड़ साहब जो हैं वो शायद जानते हैं, यकीनन जानते हैं कि जब किसी शख्स को कमेटी में बुलाया जाता है पार्लियामेंट की तो उसको पार्लियामेंट में बुलाना ही होता है। जब किसी शख्स को किसी कमेटी में बुला लिया जाए तो एक तरह से वो पार्लियामेंट में तलब करना ही होता है। ये नहीं है कि कौमी असम्बली के इजलास में बुलाया जाता है। जैसे नूर आलम खान जब बने थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन तो वो हर दूसरे तीसरे इजलास में कहते थे साकिब निसार को बुलाया जाए, साकिब निसार को नोटिस जारी करो, उसको कमेटी में बुलाओ। वो अलग बात है कि नोटिस जारी हो जाते थे, ना साकिब निसार आए ना इन्होंने दोबारा कोई जोर दिया, ये बस एक तड़ी लगा देते थे कि बुलाता हूँ फिर मैं साकिब निसार को पार्लियामेंट की कमेटी में। तो वो जो नूर आलम खान साहब हेड कर रहे थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, उसमें ये तमाशा हम रोज़ाना देखते थे। तो अब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि इनको असम्बली में नहीं बुलाया जा सकता, यकीनन असम्बली में नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन कमेटी में तो बुलाया जा सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कमेटी में भी नहीं बुला सकते। तो बेसिकली आज़म तारड़ साहब ने अपनी पार्टी की पॉलिसी वाज़े की है या अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। तो उन्होंने फौरी तौर पर इसकी तरदीद कर दी है कि हम पार्टी के तौर पर की सतह पर ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। इसलिए अगर कोई कहीं पर बेचैनी पैदा हुई है, कहीं पर तूफ़ान उठा है या कहीं पर फ़िक्र लाहिक हुई है तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली शांत कर दिया है, ये उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शांत कर दिया उनको कि भाई आप ठंडे हो जाएँ, कोई मसला नहीं है, बाजवा साहब को और जनरल फैज़ को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ ने बस ऐसे ही बात कर दी थी और उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर बहरहाल खामोशी इख्तियार की है और ज़्यादा इस पर बात नहीं की। अता तारड़ साहब ने आज ये कहा कि इमरान खान झूठे साबित हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और डोनाल्ड ट्रम्प की वो जो एक लाइन थी कि जी इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कोई साइफ़र था, तो ये तो उनकी 2 मिनट की बात थी। बाकी जो 1.5 घंटे की गुफ्तगू थी वो पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक थे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हैरत की बात है कि अता तारड़ साहब जो हैं वो इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस को झूठा साबित को जो डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिका में एक इलेक्शंस के हवाले से एक बेचैनी पाई जाती है, उस पर वो कोई बात नहीं कर रहे। और वैसे भी अमेरिका का ये मौक़िफ़ तो पहले से है कि कोई मुदाखलत नहीं की, तो इसमें नई बात तो कोई नहीं है। कोई अगर ये तवक्को कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प आकर ये कहेंगे कि हाँ जी मैंने पहले झूठ बोला था, आज मेरा ईमान जाग गया है और मैंने अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है और मैं तस्लीम करता हूं कि मैंने धमकी दी थी, कोई ये तवक्को कर रहा था तो वो तो फिर अहमकों की जन्नत में रहता है। ये तवक्को तो उनसे थी नहीं। कल की इस कमेटी की इंपॉर्टेंस भी ये थी कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से क्या कहते हैं, और ये कमेटी बुलाई भी इसीलिए गई थी। और डोनाल्ड ट्रम्प को साइफर के हवाले से नहीं बुलाया गया था, डोनाल्ड ट्रम्प को तो बुलाया ही इसलिए गया था कि वो पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले, चूँकि वो जनूबी एशिया के लिए मुआविन वज़ीर ख़ारिजा हैं और पूरे जनूबी एशिया में अभी चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं तो उस पर वो कमेंट करें कि क्या हुआ है। और उस पर उन्होंने कमेंट किया है कि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई, गिनती में के अमल में कोई शफाफ नहीं बनाया गया। तो ये सारे एतराज़ात उठाए गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। हैरत की बात यह है कि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। बात हो रही है कि जी वो चैनल्स पे मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि जी इमरान खान के मौक़िफ़ को झूठा करार दे दिया। खबर ये नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी आ चुकी है। खबर ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस पर संजीदा सवालात उठा दिया। हेडलाइंस ये चलनी चाहिए थे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने या अमेरिका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर संजीदा नौयत के सवालात उठा दिए, ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ और शोर मचाया जा रहा है इस पर। भाई अगर पाकिस्तान इमरान खान झूठ बोला और साइफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई साइफर था ही नहीं, तो डिमाश क्या था?
अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर डिमाश क्यों दिया गया था, और अगर डिमाश दिया गया था तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो था, और अगर कुछ था ही नहीं तो इमरान खान को सज़ा फिर किस में दी गई है? फिर इमरान खान ने कौन सा कौमी राज फाश किया है? फिर वो कौमी राज तो था ही नहीं, फिर तो इमरान खान ने झूठ बोला है सिर्फ। अगर ऐसा है तो फिर तो इमरान खान ने झूठ बोला है, कौमी राज तो कोई फाश नहीं किया। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इनमें तजाद मौजूद है बहुत बड़ा। और सिर्फ एक नुक्ते को लेकर जो है वो कल से हम देख रहे हैं कि वावेला मचाया गया है। पाकिस्तान के इंतखाबात पर इतनी संजीदा नौयत की अमेरिका ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारा पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो सारे का सारा लगा हुआ है इस बात पर कि जनाब उसने इमरान खान के बयानी को झूठ करार दे दिया। तो बाकी जो इस मीटिंग का या इस कमेटी का जो हुई है उसका जो 95% हिस्सा था जिसमें पाकिस्तान के इलेक्शन पर बात हो रही है, उस पर भी बात होनी चाहिए। अच्छा, सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी। हुकूमत इत्तेहाद कोशिश कर रहा है कि बिला मुकाबला इंतखाबात हो जाएं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफ़र किया है कि जी आप 2 सीटें जनरल ले लें। हुकूमत इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ से रब्ता करके उनको कहा है कि पंजाब में 2 जनरल नशस्तें आप रख लें और बाकी हम रख लेते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जी आप 2 ही जीत सकते हैं जनरल नशस्तें, ख़वातीन की तो आप जीत नहीं सकते, टेक्नोक्रेट्स की भी नहीं जीत सकते, जनरल नशस्तें 2 जीत सकते हैं, वो ले लें। अब यानी यास्मीन राशिद, सनम जावेद, इन सब का वो कह रहे हैं कि जी ये तो विड्रॉ कर दें, और ये तो चूंकि आप जीत नहीं सकते तो इसलिए 2 जनरल नशस्तें जो हैं वो आप ले लें और बाकी हमें दे दें। तो ये ऑफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की गई है, और ताकि बिला मुकाबला हो जाए, आप भी 2 बिला मुकाबला कर लें, हम भी अपने बाकी बिला मुकाबला कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 10 से 12 सेनेटर मुंतखब कराने की पोजीशन में है इस वक्त, आउट ऑफ 46 46 या 48। तो तहरीक इंसाफ अपने 10 से 12 और इसी तरह से बाकी जमातें भी 10-12, कुछ तो आज़ाद भी आपको पता है सेनेटर इस दफ़ा पाकिस्तान में इसमें सेनेट में आ रहे हैं, तो वो मुंतखब कराने की तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने इसकी हामी नहीं भरी और ना उसको भरनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने 2 ही मुंतखब कराने हैं तो वो तो वैसे भी हो जाएंगे, फिर उसको बिला मुकाबला कराने या डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कई लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए, आज़म सवाती साहब के मुस्तरद हो गए, मुराद सईद के मुस्तरद हो गए, सनम जावेद के कागजात मुस्तरद हो गए। अच्छा, अब देखें कैसे दिलचस्प बात है। सनम जावेद पर एतराज़ लगा था इलेक्शन में कि उनका जॉइंट अकाउंट है, और जॉइंट अकाउंट जो है वो उनके वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट है, इसलिए जो उम्मीदवार है उसका अपना अकाउंट होना ज़रूरी है, और ये एक एतराज़ है, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, और उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे। लेकिन फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई एतराज़ नहीं है, ये क्या एतराज़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस एतराज़ को गलत साबित कर दिया, ख़त्म कर दिया, और ये भी कहा गया था कि चूँकि वो जेल में है, बैंक अकाउंट खुलवाने नहीं जा सकती, तो इसलिए उनको ये एग्जम्पशन मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये मान लिया सनम जावेद का मौक़िफ़, और इस एतराज़ पर कहा कि जी ये कोई एतराज़ नहीं, उनको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया, वो अलग बात है कि फिर पीटीआई ने खुद फैसला किया कि इनको इलेक्शन नहीं लड़ाना। आज फिर सेनेट के इंतखाबात में भी सेम एतराज़ लग गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ये एतराज़ कोई एतराज़ नहीं है, और इस एतराज़ के होते हुए भी वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन फिर एतराज़ लग गया, और फिर उनके कागजात उसी वजह से मुस्तरद हो गए हैं जिस वजह से सनम के कागजात जो हैं वो उस वक्त कौमी असम्बली के इंतखाबात में, जनरल इलेक्शन में मुस्तरद हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला धरे का धरा रह गया है, और फिर उसी के जिनका जॉइंट अकाउंट है तो ये एतराज़ लगा के उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा वो जो पहले मैंने बात की थी 9 मई की तहकीकात के हवाले से। देखें, ये मुतालबा जो तहरीक इंसाफ का था इसको तो कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको पता है कि 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे, जलाओ घेराव हुआ था, रेडियो पाकिस्तान और किला बाला हिसार और मुख्तलिफ़ जगहों पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे। तहरीक इंसाफ कहती है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन जो बेगुनाह हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई ना करें। तो अब तहरीक इंसाफ ने फैसला ये किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तहकीकात कराने जा रहे हैं कि 9 मई को जो खैबर पख्तूनख्वा में तोड़फोड़ हुई, रेडियो पाकिस्तान पर हमला, किला बाला हिसार और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो हमले हुए और तोड़फोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ, उसमें उसकी हकीकत क्या है? क्या उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस थे तो कौन कौन से थे, और जो नहीं थे उनके नाम किस किस के आ गए? तो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक 9 मई के वाक़यात की तहकीकात कराने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर रही है, इस दरख्वास्त के साथ कि एक कमीशन बना दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में
9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने के लिए एक तहकीकाती कमीशन बना दिया जाए। पीटीआई ने यह फ़ैसला किया है, इमरान खान साहब ने पीटीआई को यानी इस तजवीज़ को अप्रूव किया है और खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है और ज़ाहिर है वो चीफ़ मिनिस्टर की भी अप्रूवल उसमें होगी कि वो पेशावर हाई कोर्ट के पास ये दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट एक जुडिशल कमीशन कायम करे खैबर पख्तूनख्वा में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात करने के लिए। और अगर पूरे पाकिस्तान में ये नहीं भी हो पाता और खैबर पख्तूनख्वा में तहकीकात हो जाती हैं, फाइंडिंग उसकी कुछ भी आए, तहरीक इंसाफ के हक़ में आए या उसके ख़िलाफ़ आए, कुछ भी आए, फिर भी एक मशअल राह होगा। इससे एक आपको लीड मिल जाएगी कि उस दिन क्या हुआ था और कौन इसमें मुलव्वस था। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाला ये कमीशन कामयाबी से अपनी फाइंडिंग्स मुरतब करके रिपोर्ट पेश करता है तो फिर इसी मॉडल को अपनाते हुए पंजाब में और बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पर यह हुआ, बेखुसूस पंजाब में हुआ, तो वहाँ पर भी एक इस नौइयत का कमीशन कायम किया जा सकता है ताकि ट्रुथ जो है वो सामने आ सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर गिल्टी है तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर उसके कुछ ऐसे कारकुनान पकड़े गए हैं जो इसमें शरीक नहीं थे या तोड़ फोड़ में मुलव्वस नहीं थे तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि 9 मई के इस गंभीर मामले की तहकीकात की जाने पहला कदम उठने जा रहा है और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा फ़ैसला है और ये सबको के लिए काबिल कबूल होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और बाकियों के लिए भी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी। क्योंकि अगर अदालत एक कमीशन बनाती है और वो किसी नतीजे पर पहुंचती है तो चले एक कंट्रोवर्सी तो ख़त्म ही होगी ना। इससे ओवरऑल सबका फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है और अल्लाह करे कि ये हो भी जाए और इसका नतीजा भी हमारे सामने आए और ऐसा नतीजा कि जिसको जो सबके लिए काबिल कबूल भी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।